नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने नागपुर में मेट्रो फेज 1 का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुंबई में खसरे से 4 साल की बच्ची की मौत। जैसीडीप में विस्फोट, 3 मंजिला इमारत ढही, 3 की मौत, कई हुए लापता। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां नागपुर मेट्रो फेज 1 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल भगत सिंह केशरिया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले उपस्थित रहे। ये देश का एकमात्र ऐसा मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसे गिनीज बुक रिकॉर्ड और एशिया बुक रिकॉर्ड में स्थान मिला है। कुल 8,680 करोड़ रुपए की लागत वाले और 40 किलोमीटर कुल लंबाई के नागपुर मेट्रो फेज 1 में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी शामिल है। इसमें 36 स्टेशन हैं। ये मेट्रो ट्रेन अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग से पूर्ण है। ये देश का पहला मल्टीलैटरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एशिया का सबसे लंबा सिंगल पेयर पर डबल डेकर फ्लाईओवर है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के रिच 2 और रिच 4 का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण करने के बाद इन दोनों मार्ग पर अब यात्री सेवा प्रारंभ हो गए हैं। प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तथा खापरी से ऑटोमोटिव चौक तक दोनों ओर से हर 15 मिनट के अंतराल में मेट्रो ट्रेन चलेगी। नागपुर मेट्रो के अधिकारियों के अनुसार शहर में सोमवार से प्रतिदिन सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच नियमित मेट्रो उपलब्ध रहेंगे। चारों लाइन पर मेट्रो सेवा प्रारंभ होने का लाभ यात्रियों को मिलेगा। कुल 40 किलोमीटर लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू होने से प्रजापति नगर से यात्री सीधे लोकमान्य नगर तथा सीताबड़ी इंटरचेंज से ट्रेन बदलकर खापरी अथवा ऑटोमोटिव मेट्रो मार्ग से इच्छित मेट्रो स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। मेट्रो के माध्यम से मिहान, एम्स, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब यात्रियों की सुविधाओं के लिए फीडर सेवा, ई रिक्शा, ई साइकिल की व्यवस्था की गई है। भीड़ से बचने के लिए महाकार्ड तथा ऐप की सहायता ली जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी सहित कई राजनेताओं ने भी उन्हें नमन किया। गडकरी ने ट्वीट किया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। राजनीति से परे प्रणब दा का व्यक्तित्व हमेशा याद किया जाएगा। हरदीप पुरी ने ट्वीट किया, मैं राजनेता, राजनीतिक दिग्गज और भारत के पूर्व राष्ट्रपति
भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि देता हूं। बता दें कि प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। एक अनुभवी राजनेता प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति बनने से पहले कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। उन्होंने 2019 में भारत रत्न और उससे पहले 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी ने 30 अगस्त 2020 को अंतिम सांस ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रविवार को हनुमान घाट स्थित तमिल महाकवि भारतियार सुब्रमण्यम भारती के आवास पर पहुंचे। उन्होंने महाकवि सुब्रमण्यम भारती के भांजे केबी कृष्णन का आशीर्वाद लिया, अन्य परिजनों से मुलाकात भी की और घर का अवलोकन किया। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए विदेश मंत्री ने काशी तमिल संगमम में भाग लेने के बाद शनिवार देर शाम काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ के स्वर्णिम दरबार में हाजिरा लगाई। खास बात यह रही कि विदेश मंत्री ने बाबा के दरबार में आम भक्तों के तरह ही हाजिरी लगाई। नाटकोत्तम शत्रम से बाबा की भोग आरती की प्रक्रिया में शामिल होने के बाद पैदल ही कमंडलम लेकर आरती के दल के साथ बाबा विश्वनाथ के धाम के लिए निकल पड़े। वो हाथ में जल का कलश लेकर आचार्यों के दल के साथ विदेश मंत्री ने बाबा के प्रति अगाध निष्ठा और भक्ति दिखाई। दरबार में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पावन ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कर विदेश मंत्री आह्लादित नजर आए। इस दौरान उन्होंने विश्वनाथ धाम का निरीक्षण भी किया और धाम की भव्यता को निहारे। इस मौके पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने उनको अंग वस्त्र दुपट्टा माला देकर सम्मानित किया। वही मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील शर्मा वर्मा ने शाम के व्यवस्थाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। बाबा दरबार में दर्शन पूजन के पहले विदेश मंत्री दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा आरती में शामिल हुए। घाट की मढ़ी पर बैठकर शांत भाव से गंगा सेवा निधि की ओर से आयोजित विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की भव्य आरती को निहारते रहे। बीच बीच में हाथ जोड़ते और हर हर महादेव का जयकार भी लगाते रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मां गंगा की वैदिक रीति से पूजन काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी के वेंकट रमन की देखरेख में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को उनकी जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा, मैं महान सुब्रमण्यम भारती को उनके जयंती पर नमन करता हूं। महाकवि भारतियार ने उल्लेखनीय साहस और उत्कृष्ट वृद्धि को मूर्त रूप दिया। उनके पास भारत के विकास और प्रत्येक भारतीय के सशक्तिकरण के लिए एक भव्य दृष्टिकोण था। हम विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचारों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। सुब्रमण्यम भारतीय दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने द्राविड़ भाषा तमिल में कविताओं और गीति रचना की, जिन्होंने वर्ष से पूरे भारत में स्कूलों, फिल्मों और घरों में लोकप्रियता हासिल की। उनकी कविता लोगों की स्वतंत्रता और शक्ति की अपील के लिए जानी जाती है। एक व्यक्ति के रूप में भारतियार एक साधारण व्यक्ति थे, केवल उनके लेखन में रुचि रखते थे। उसकी पत्नी किसी तरह खाना लाने के लिए घर से निकल जाती थी, जबकि वो लिखते थे। गरीब परिवार के लिए बहुत कम आय लाते थे। हालांकि उनके लेखन में उन्हें महाकवि या महान कवि की उपाधि दी है। चित्रस्वामी अय्यर और लक्ष्मी अय्यर के यहाँ 1882 में इटिटाईपुरम में जन्मे। उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया और 11 साल की उम्र में उन्हें इटिटाईपुरम दरबारी कवियों
और संगीतकारों के एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। मुंबई के कुर्ला इलाके में खसरे से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। शहर में खसरे से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। शनिवार शाम तक शहर में 10 नए मरीज मिले। यह आंकड़ा 457 हो गए हैं। कुर्ला में जिस 4 साल की बच्ची के खसरे से मौत हुई, उसका इलाज मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में हो रहा था। इसी अस्पताल में खसरे का एक मरीज वेंटिलेटर पर है। कल मुंबई शहर और उपनगरों के विभिन्न अस्पतालों में 40 मरीजों की भर्ती करवाया गया, जबकि 35 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में खसरा तेजी से पांव पसार रहा है। ये संक्रमण पूरे प्रदेश में कोरोना की रफ्तार से 5 गुना तेजी से फैल रहा है। खसरे पर नियंत्रण के लिए टीका अभियान शुरू किया गया है। राज्य में मालेगांव, भिंडवी, थाने, वसई सहित और जगह पे खसरा के मरीज पाए जा रहे हैं। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बच्चों से मास्क लगाने की आग्रह की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में कहा कि राजनीतिक सुविधा के आधार पर आतंकवादियों को बुरा या अच्छा के रूप में बांटने का काम तुरंत बंद होना चाहिए। आतंकवादियों को बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत नहीं करना है। इससे आतंकवादी के खिलाफ लड़ने की साझा वैश्विक प्रतिबद्धता कमजोर हो पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि इस समय भारत 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान अध्यक्ष है और 14 से 15 दिसंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में सुधारित बहुपक्षवाद और आतंकवाद निरोध पर 2 हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित करेगा। को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र किया है। पत्र में लिखा गया है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में आतंकवादी हमले हुए थे। वह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ। तब से लेकर अब तक मुंबई, पेरिस, पश्चिम बंगाल, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में भी आतंकवादी हमले हुए। ये हमले इस बात को उजागर करते हैं कि आतंकवाद का खतरा गंभीर और सार्वभौमिक है। आतंकवाद दुनिया के अन्य हिस्सों में शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद का खतरा अंतर्राष्ट्रीय विषय है। आतंकवाद और उसके समर्थन, सुविधाकर्ता और वित्तीय पोषक दुनिया में किसी भी कीर्तों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में रहते हुए सहयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों से ही एक अंतर्राष्ट्रीय खतरे को पराजित किया जा सकता है। उत्तरी फ्रांस के तट से दूर जर्सी द्वीप पर फ्लैटों के एक ब्लॉक में शनिवार तड़के हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन अन्य लापता है। जर्सी पुलिस के अधिकारी रॉबिन स्मिथ ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये विस्फोट 4 बजे से ठीक पहले हुआ और अब आग बुझा दी गई है। स्मिथ ने कहा कि आपातकालीन सेवाएं जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही है। उन्होंने पुष्टि की है कि निवासियों द्वारा गैस की गंध का सूचना देने के बाद विस्फोट से पहले शुक्रवार शाम को अग्निशमन सेवाओं को बुलाया गया था। उन्होंने विस्फोट के कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं दी और कहा कि इसकी जांच की जाएगी। स्मिथ ने कहा कि इस विस्फोट से द्वीप की राजधानी सेंट हेलियर में बंदरगाह के पास स्थित एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गया। 20 से 30 लोगों को निकाला गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि जर्सी ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंस है।
इंदौर के खालसा महाविद्यालय के मैदान पर शनिवार को T20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से पराजित कर अपने अभियान का जीत से आगाज किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 144 रन बनाए। जवाब में भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया। भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम शुक्रवार शाम इंदौर पहुंच गई थी। व्यस्त कार्यक्रम के कारण दोनों टीमों को अभ्यास का समय ही नहीं मिला। शनिवार को सुबह मैच शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खिलाड़ियों से परिचित प्राप्त किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इसके बाद मैच सुबह 9 बजे शुरू हुआ। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 144 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट गंवाकर आसानी से मैच जीत लिया। मैच के तुरंत बाद भारतीय टीम कोची के लिए जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई, जहां दोनों टीमें अपनी अगले मुकाबले खेलेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका खेलेगी 34 मैच। भारत के ख्यात खिलाड़ी युवराज सिंह इस आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर है। 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 34 मैच खेले जाएंगे। इसमें भारत के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य देश भी शामिल होंगे। एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 419 रन से मात देकर 2 मुकाबले की टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों ने इस सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया और अपनी अपनी भूमिका शानदार तरीके से निभाई। वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो युवा बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपाल ने इस टेस्ट सीरीज में सभी को काफी प्रभावित किया। कप्तान क्रेग ब्रथवेट ने पहले टेस्ट में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनका बल्ला खामोश रहा। दूसरे टेस्ट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी को 511 रन पर 7 विकेट पर घोषित किया। टीम की ओर से मनर्स लबुनेशे ने 305 गेंदों में 14 चौके और की मदद से 163 रन की पारी खेली, जबकि ट्रेविस हेड ने 219 गेंदों में 175 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की ओर से पहली पारी में अलजाहिद जोसेफ और डेवन थॉमस ने 2-2 विकेट झटके। जवाब में वेस्ट इंडीज अपनी पहली पारी में 214 रन पर ऑल आउट हो गए। तेजनारायण चंद्रपाल ने पहले पारी में 102 गेंदों में 47 रन बनाए। उनके अलावा एंडरसन फिलिप ने 43 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लियोन ने 3 विकेट झटके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर रविवार को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किए जाने की संभावना है। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस पार्टी में सीएम पद को लेकर खींचातानी चल रही है। तमाम तरह के दावों और प्रतिदावों के बीच पार्टी हाईकमान ने सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के परिवार को दरकिनार करते हुए पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भरोसा जताया। घोषणा से पहले वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की ओर से कई बयान सामने आए थे। मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय होने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गांधी परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। सुक्खू ने कहा कि वह बहुत खुश है कि एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद
वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि एक सामान्य परिवार से होने के बावजूद मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। ये मौका देने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को धन्यवाद देता हूं। मेरी मां ने मुझे राजनीति में जाने से कभी नहीं रोका। आज मैं यहाँ उनके आशीर्वाद से पहुंचा हूं। प्रतिभा सिंह के असंतुष्ट होने के सवाल पर सुक्कू ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बता दें कि इससे पहले प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की पक्ष महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक अनुचित है। भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मैदानों में उतरने के लिए तैयार हैं। इस तरह की प्रवृत्ति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चंद्रकांत दादा पाटिल के बयान में अगर एक आधा शब्द इधर उधर हो गए तो इस पर इतना उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। मीडिया को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। चंद्रकांत दादा ने इस तरह के बयान के बाद खुलासा करते हुए माफी भी मांग लिया। इसके बाद उन पर स्याही फेंकने की घटना निंदनीय है। भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि चंद्रकांत दादा पाटिल को अनायास टारगेट किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता चंद्रकांत दादा पाटिल को टारगेट करने वाले के घर में घुसकर जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस बात का ध्यान विपक्ष को रखना चाहिए। दरअसल चंद्रकांत दादा पाटिल ने औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भाऊ साहेब पाटिल, महात्मा फूले जैसे महापुरुषों के लोगों से भीख मांगकर शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया था। पाटिल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के लोग की जन भावनाएं आहत हुए हैं और पुणे स्थित पिंपरी में चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। हालांकि चंद्रकांत पाटिल ने इन तीनों कार्यकर्ताओं को छोड़ देने की अपील पुलिस से की। मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत में सर्वाधिक आभा आईडी बनाने के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में शनिवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की उपस्थिति में ये पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर श्रद्धा गौड़े को सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीमों, सीएचओ, आशा और एएनएम को सम्मानित किया गया तथा लक्ष्य के विरुद्ध HWCS संचालन की उपलब्धि जैसे विभिन्न विषयों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी सम्मानित किया गया। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना हेल्थ फ्यूचर फॉर ऑल है। मुंबई कोर्ट की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 1 महीने तक पीछा करने के आरोपी कालबादेवी के 32 वर्षीय व्यवसायी को बरी कर दिया। महिला का आरोप था कि 2019 में ये शख्स उसके करीब आकर गुड मॉर्निंग कहता था। कोर्ट ने कहा कि आजकल इस तरह की गलतफहमी संभव है क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस पर बात करने वाले कई लोगों को देखकर ये गलतफहमी होती है कि वे सड़क पर राहगीरी से बात कर रहे हैं। इसके अलावा महिला का ये कहना था कि आरोपी केवल सुबह समय उसका पीछा करता था, ना कि कार्यालय से घर लौटते समय।
इस खबर के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जसश्री मारुलाकर ने यह कहा कि अगर आरोपी का पीछा करने का इरादा होता तो वो कम से कम कभी-कभी कार्यालय से घर लौटते समय शाम के समय भी उसका पीछा कर सकता था। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी का ये बचाव की महिला को गलतफहमी हुई होगी, भरोसा करने लायक है। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सुबह के इतने व्यस्त समय में फुटपाथ पर किसी का पीछा करना असंभव है। 1 महीने तक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पीछा करने के आरोपी कालवादेवी के व्यवसायी को बरी करते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सुबह के व्यस्त कार्यालय के दौरान फुटपाथ पर चलने वाले किसी व्यक्ति को पीछा करना असंभव लगता है उन्हें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत पर इस्तेमाल की और यूरोपीय शासन पर जमकर हमला बोला। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि इस्लामी शासन के दौरान देश ने अपने गौरवशाली मंदिर, विश्वविद्यालय और मूल व्यवस्था को खो दिया। वहीं यूरोप शासकों ने राष्ट्रवादी हिंदुत्व और सामाजिकता को खत्म करने का अभियान चलाया था। आरआरएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पिछले 1000 साल से स्वतंत्रता संग्राम और देश इन हमलों से कैसे बचा, इन्हें याद करना जरूरी है। अरुण कुमार ने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी जे नंद कुमार की पुस्तक SWA स्ट्रगल फॉर नेशनल सेल्फहुड का विमोचन करते हुए कहा कि देश में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। इस बात की चर्चा जरूरी है कि इस्लामिक आक्रमण से पहले ये कैसा था और यूरोपीय आक्रमण से पहले ये कैसा था। उन्होंने कहा देश में स्मृति हानि हुई है, संस्थानों को खो दिया है। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।